नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 3 जुलाई 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान ने इराक के ऊपर बड़ा हमला किया है और यह हमला क्यों किया है, इसके पीछे क्या पूरी कहानी है, इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही ईरान की सरकार मुस्तफा खामनेई से लेकर आयतुल्लाह खामनेई की गद्दार साबित हो रही है और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इतना बड़ा बयान क्यों दे रहा हूं, इसके बारे में बहुत डिटेल में भी आपको बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार में कौन से लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ होगा, यह भी बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। और साथ ही ईरान को अमेरिका ने $100 बिलियन का ऑफर दिया है। जी हां, छोटा मोटा ऑफर नहीं, $100 बिलियन का ऑफर दिया है। अब यह ऑफर क्यों दिया है, क्या कुछ पूरी वजह है, इसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे। और साथ ही भारत में भ्रष्टाचार से लेके राम मंदिर के मामले में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, इसके बारे में अभी जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यानी यकीन मानिए यह भी बहुत बड़ी खबर, बहुत अहम खबर होगी। इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट में कई सारी जगहों पर इसराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इन हमलों में क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा अहम होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर ईरान के साथ खड़े हैं, मुझे कमेंट करके आप दुआ के माध्यम से जरूर बताइएगा। तब तक दोस्तों एक एक करके खबरें बताता हूं, लेकिन इससे पहले कि आज खबरों को बताना शुरू करूं, आप में से कई सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। आज तो एक जगह पे गया था, लखनऊ में ही इंदिरा प्रतिष्ठान में, वहां पे अपने एक भाई मिले, उन्होंने मुझे परफ्यूम गिफ्ट किया और बकायदा उन्होंने अपनी दुकान लगाई थी। तो आप लोगों का जो प्यार है वो अतुलनीय है। उसके लिए कब मैं शुक्रगुजार कर पाऊंगा, कब उस लायक होऊंगा कि आप लोगों के कर्जे में चुका सकूं, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जिन लोगों का सपोर्ट है, उन्होंने कोई इस QR कोड को स्कैन करके 10 रुपए भी डालता है तो इस उम्मीद में डालता है कि प्रखर राजपूत सच्ची पत्रकारिता करेगा। तो प्रयास यही है कि आप लोगों के सामने मैं सच्ची पत्रकारिता करता रहूं, चाहे जो हो जाए। गोदी मीडिया के साइड ना जाऊं, आप लोगों का भरोसा ना तोड़ूं। और आप लोग ये जो 10, 50, 100 दे के मुझे सपोर्ट करते हैं, एक बार फिर से आप लोग का धन्यवाद है। खैर दोस्तों, अब एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम बात यह है कि इस समय जो सरकार है ईरान के अंदर, वो वास्तव में गद्दार हो चुकी है। अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि प्रखर राजपूत पिछले 3 महीनों से लगातार चीख-चीख के ये बात बोल रहा है कि ईरान एकदम ईमान की साइड है, ईरान ईमान की तरफ से लड़ रहा है, अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है, ईमान एकदम उसका मजबूत है। लेकिन आज अचानक से प्रखर राजपूत को क्या हो गया कि उसने ईरान की सरकार को, जी हां, इस शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ईरान की सरकार को गद्दार क्यों बोला। तो अब इसके पीछे पूरी कहानी क्या है दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे रहबर जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब थे, उनके अंतिम संस्कार में 2 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। और ईरान के जो राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा है पूरी दुनिया को और अपने लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस अंतिम संस्कार में पहुंचे और वहां पे गैदरिंग दिखे, एक भीड़ दिखे, ताकि पूरी दुनिया को यह पता चले कि हाँ, जो सुप्रीम लीडर थे उनकी क्या शख्सियत थी। यह बात वहां के राष्ट्रपति यानी महमूद पेजेश्कियान ने बोली। इसके अलावा दोस्तों जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, अब आपके सामने हिंदी में लिखा आ रहा होगा, अब इसको ध्यान से पढ़िए। जो पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ साहब हैं, इन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आइए ताकि अमेरिका को यह एहसास हो जाए कि हम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत और उनके खून का बदला लेंगे। यानी ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने यह बात साफ तौर पे अपनी आवाम को बताया कि हमें सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेना है। मतलब एक जोश भरने का काम तो किया कि बदला लेना है, लेकिन फिर यहीं पे बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि एक तरफ तुम आवाम को मूर्ख बना रहे हो, ईरान की जो जनता मरने के लिए तैयार बैठी है, जो कह रही है कि सीज फायर मत करो, डील मत करो, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, उसके सामने तुम ये झूठ और प्रोपेगेंडा तो परोस रहे हो कि भैया हमें बदला लेना, लेकिन फिर पीठ पीछे अमेरिका से बातचीत क्यों। एक बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब आपको पता है कि आपके रहबर, आपके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद किया गया है और उनके कत्ल का पूरा जिम्मा अमेरिका और इजराइल पे है, तो फिर उन्हीं के साथ आप डील क्यों कह रहे हो। डील की बात करने के लिए कतर, दोहा, स्विट्जरलैंड, इस्लामाबाद क्यों गए। इसका मतलब तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारे सुप्रीम लीडर ने अपनी कुर्बानी दी। इसके अलावा दोस्तों अब आपको एक और अपडेट बताता हूं। जो इस समय के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई साहब, जो कि सुप्रीम लीडर के बेटे हैं,
वो सुरक्षा कारणों की वजह से अपने ही पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आ सकते। मतलब ईरान की सरकार को यह बात पता है कि अगर मुस्तफा खामनेई आए तो अमेरिका और इजराइल कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जिसके तहत मुस्तफा खामनेई की जान को खतरा है। तो उनको बकायदा रोक के ये कहा गया कि भैया आप मत आइएगा, क्योंकि आप आएंगे तो अमेरिका हमला कर सकता है, इजराइल भी हमला कर सकता है। मतलब आप ध्यान से इसका मतलब समझिए, ईरान की मौजूदा सरकार को यह बात पता है कि पुराने सुप्रीम लीडर को कत्ल करने वाला कौन? इजराइल और अमेरिका। नए सुप्रीम लीडर के जान के पीछे कौन पड़ा है? इजराइल और अमेरिका। आवाम के साथ ये बातचीत भी बोल रहा है ईरान की सरकार का जो अभी नुमाइंदा है, पार्लियामेंट स्पीकर, कि हमें बदला भी लेना है। तो फिर बातचीत क्यों हो रही है? आप अपने दिमाग से सोच के बताइए कि जब इतना सब कुछ इजराइल और अमेरिका कर रहा है तो बातचीत क्यों हो रही है? और अगर बातचीत हो ही रही है तो फिर यह शगुफा छोड़ना शायद बंद कर देना चाहिए ईरान की हुकूमत को कि हमें सुप्रीम लीडर का बदला लेना है। फिर यह कह देना चाहिए कि भाई जो गया वो गया, हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर के फंड आ रहे हैं, स्टेट ऑफ हार्मोज पे हम टोल लगा देंगे, इसके अलावा अमेरिका के साथ जब हमारी डील हो जाएगी तो हमारे सेंसस हट जाएंगे, हम तेल वेल बेचेंगे। यही तो बात है। फिर इसके अलावा कोई और बात हो तो आप बताइए। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही है, इधर एक बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका ने ईरान को लगभग $100 बिलियन का ऑफर दिया है और ये कहा है कि अगर स्टेट ऑफ हार्मोज पे, जी हां, स्टेट ऑफ हार्मोज पे ईरान टैक्स नहीं लगाता है तो ऐसे हाल में उसको $100 बिलियन जो कि उसके फ्रीज पड़े हैं, कतर में ही 25-26 बिलियन डॉलर पड़े, ऐसे अलग अलग देशों में जो फ्रीज पड़े रकम के रुपए हैं, $100 बिलियन ईरान को मिलेंगे। यह ऑफर अमेरिका का है और यह ऑफर ऐसे समय पे आया है जिस समय अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। ईरान के खिलाफ इराक को हथियार बना के खड़ा कर रहा है अमेरिका। जी हां, ईरान के खिलाफ इराक को हथियार बना के खड़ा कर रहा है अमेरिका। और रिपोर्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कि डॉलर्स के भर भर के जहाजों में भर भर के डॉलर्स जो है वो अमेरिका इराक को दे रहा है। और इसी के जस्ट बाद मैंने आपको बताया था कि इराक के अंदर जो ईरान के सपोर्टिव ग्रुप है उनके ऊपर पाबंदी लगाने का काम इराक की सरकार कर रही है। इराक की सरकार हर उस ग्रुप को बैन कर रही है जो ईरान को सपोर्ट करता है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी ईरान होश में नहीं आ रहा। ईरान ने हालांकि एक बड़ा काम किया है। ईरान ने किया क्या है कि आज खबर निकल के सामने आई कि जो कुर्द फोर्स हैं जो ईरान के खिलाफ हथियार उठाने की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर बड़ी एयर स्ट्राइक करके उनको बढ़िया से धोया है। यह काम ईरान ने अच्छा किया। लेकिन बार बार फिर वही बात निकल के सामने आती है कि यार तुम्हारे सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया तो क्या अपने आत्मसम्मान से बढ़ के डील हो गई है? एक तरफ तुम्हें घेरने की ऐसी तैयारी चल रही है कि इराक को फंड किया जा रहा है कि तुम ईरान को घेरो, इधर ओमान को कन्विंस कर लिया अमेरिका ने, इधर इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ज है वो बार बार कह रहा है कि जब हमारा मन करेगा और जब हमें लगेगा कि ईरान आगे बढ़ रहा है हम उस पर हमला कर देंगे। यह धमकी इजराइल की तरफ से भी दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान बार बार बातचीत करने को तैयार है। ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी दुखती नब्ज है जिसके दम पे बार बार बातचीत करने को ये तैयार हो रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आता। खैर, इधर ये तमाम चीज दोस्तों चल रही है। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि लेबनान की तरफ से भी इजराइल पे बड़े हमले हुए हैं। लेबनान की तरफ से इजराइल पे बड़े हमले हुए हैं और ना केवल बड़े हमले हुए हैं बल्कि खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं कि कई सारे इजरायली सैनिक इंजर्ड भी हुए हैं और कई तो मारे भी गए। हालांकि अभी तक डिटेल कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस सोर्स के हवाले से बता रहा हूं ये सोर्स मेरा बड़ा पक्का सोर्स है। यहां से खबरें गलत नहीं आती हैं और यहां के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर लोग टारगेट हो जाते हैं। लेकिन लेबनान ने बड़ा हमला भी किया है। यह हमला जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह ने किया है और यह हमला ऐसे मौके पे किया है जिस मौके पे लेबनान के अंदर इजराइल की आर्मी घुस रही थी। इसके अलावा दोस्तों सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लेबनान में इनके सैनिक भी मारे गए लेकिन इसके बावजूद भी ठंडे नहीं हो रहे। इजराइल के हवाले से रिपोर्ट निकल के सामने आ रही, वीडियो अभी आपको दिखा भी रहा हूं। पूरा वीडियो ऐसे नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें गाना है, गाना कॉपीराइट का मामला होता है, वीडियो फंस जाता है, डिलीट भी हो जाता है। लेकिन वीडियो आप सामने मेरे देख सकते हैं कि वेस्ट बैंक के अंदर शादी हो रही थी। अब शादी में लोग जश्न मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन इसी दौरान इजरायली सेटलर्स वहां पे पहुंचते हैं। उसके बाद वो आईडीएफ को बुला लेते हैं कि भाई साहब फिलिस्तीनी, वेस्ट बैंक की ये सब खुश क्यों, कुछ किया जाए। इसके बाद रिपोर्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कि उस शादी के ऊपर सीधा सीधा बम फेंकने का काम इजराइल के सैनिकों ने किया। लेकिन कोई भी ह्यूमन राइट का सुरमा यहां पे ह्यूमन राइट की बातचीत नहीं करेगा।
मतलब सीधा सीधा बम फेंका गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी ह्यूमन राइट वाला ग्रुप यहां पे आके ह्यूमन राइट की बात नहीं करेगा। यही पूरी दुनिया के दोस्तों दोगलापंथी है। फिर इसी दौरान दोस्तों सुप्रीम लीडर जो हमारे रहबर आयतुल्लाह खामनेई साहब थे, उनकी अंतिम संस्कार से कुछ जानकारी आई है, वो मैं आपको दे देता हूं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब ने वो कुर्बानी दी है जो कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। उनके जनाजे की बात हो रही है, लेकिन उस जनाजे के अलावा 4 और जनाजे उठेंगे जो कि उन्हीं के परिवार के हैं। 4 और जनाजे, उसमें उनकी बेटी भी है। ध्यान दीजिए, सुप्रीम लीडर की बेटी भी शहीद हुई थी। इसके अलावा उनकी बहू भी है, उनकी बहू। इसके अलावा उनके दामाद साहब भी थे, वो भी शहीद हो गए। इसके अलावा उनका एक पोता था, वो भी शहीद हो गया, और खुद सुप्रीम लीडर शहीद हुए। 5 कुर्बानियां सुप्रीम लीडर ने अपने घर से दी। लेकिन इसके बावजूद जो मैंने आपको शुरू बोला, मेरा दिमाग खराब हो गया ये चीज देखे कि भाई आपका सुप्रीम लीडर जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर के ऑफर थे, उस ऐशो आराम को छोड़ के उसने अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दे दी। आज मुस्तफा खामनेई इंजर्ड है, आज अपने देश से बाहर है, या फिर जहां भी है बंकर में। अपने देश के सुप्रीम लीडर होके वो अपने देश में नहीं घूम सकते क्योंकि दुश्मन का खतरा है। और उसके बावजूद भी डील भी हो रही है। अच्छा, अगर डील हो रही है तो फिर सामने से आश्वासन भी दिया जाए, भरोसा दिलाया जाए कि भाई साहब फिर हम पलट के कभी हमला नहीं करेंगे। तो मुस्तफा खामनेई अपने वालिद के अंतिम संस्कार में आ जाते, उनकी मिट्टी में शामिल हो जाते। लेकिन इतना भी वो दुश्मन काबिल नहीं है कि इतना भरोसा दे सके कि अंतिम संस्कार में या फिर मिट्टी में बेटा खुदा सके। लेकिन डील करनी है, और यही वजह है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुस्तफा खामनेई का मन नहीं था कि डील किया जाए। लेकिन पार्लियामेंट में जब वोटिंग हुई, पार्लियामेंट में 6 में से 4 लोगों ने कहा कि नहीं भैया बात करनी चाहिए। तब मुस्तफा खामनेई ने कहा था कि मेरा मन तो नहीं है, बट यू वांट टू गो देन गो। अगर तुम जाना चाहते हो तो फिर जाओ। और आज उसका रिजल्ट क्या है? हर जगह से ईरान को घेरने की तैयारी हो रही है। ओमान को कन्विंस किया गया, यही आए दिन जहर उगलता है। सऊदी अरब अपनी तैयारी कर रहा है। इसके अलावा तुर्की ने ठेंगा दिखा दिया। इसके अलावा अब इराक था, इराक के अंदर से जनाजा निकलने की तैयारी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इराक को पैसे मिल रहे हैं कि ईरान को पुश करके पीछे लेके जाओ, और यही अमेरिका कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी डील करनी है, तो फिर क्या कहा जाए। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही है। इधर बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आई है कि जब से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जहाज बड़े आराम से पार हो रहे हैं। मतलब जो जहाज अब तक अटके थे, जिसकी वजह से हमारे देश में तेल की किल्लतें हुई, जिसकी वजह से गैस की दिक्कत हुई, अब वो दिक्कत नहीं हो रही है। पाकिस्तान जैसे देश ने, जिसको हम कहते हैं कि भाई आटा नहीं है, पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं है, भिखारी है, उसने 50-50, 60-60 रुपए अपने तेल के दाम गिरा दिए। श्रीलंका जहां पे तख्ता पलट हो चुका है, जहां बैंकरप्ट का मामला है, वहां तेल के दाम गिरा दिए गए। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुलने के बाद अपने तेल के दाम ना गिराए हो। लेकिन भारत के पेट्रोल मिनिस्टर का यह बयान निकल के सामने आया है कि भारत में तेल के दाम गिराने का भी कोई प्लान नहीं है। भारत में तेल के दाम गिराने का कोई प्लान नहीं है। और ये चीजें आपको हल्की लग रही। एक शख्स था जो बड़ा बीजेपी किया करता था, बीजेपी से चुनाव लड़ने का भी प्लान था, टिकट नहीं मिला, वो बात की बात है। मनीष बिहार के हैं, यूट्यूबर है, आपने इनका वीडियो देखा होगा। ये भाई साहब कहां से इनके पास पैसा आया? यूट्यूब तो ऐसे अच्छा खासा पैसा देता ही है। यूट्यूब से पैसा कमा के भाई साहब ने 40 लाख की गाड़ी ली, गाड़ी में एथेनॉल भरा दिया। भराने के बाद उस एथेनॉल की वजह से इनकी गाड़ी खराब हो गई। कंपनी में गए, 12,000 किलोमीटर की गाड़ी चली थी। कंपनी ने क्लेम नहीं लिया कि भैया तुमने कुछ रद्दी चीज डाल दी। अब गाड़ी खराब हो गई, ये बेचारे भड़क के रो रहे हैं। क्या कुछ इन्होंने कहा, सुनिए जरा। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहां से हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाएं? इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि भाई साहब मनीष कश्यप जी बहुत बुरी तरीके से भड़के हुए बीजेपी पे। हालांकि ये किस पार्टी को सपोर्ट करते थे वो मेरा एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा बड़ा क्लियर सा है कि भाई साहब इस देश में ये चीजें हो रही है, तब इस बंदे ने बोली, और जब इस बंदे ने बोली तो इसका मतलब ये चीज बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, नहीं तो ये बोलता ही नहीं। एथेनॉल के नाम पे इस देश की हर एक गाड़ी को खराब किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नितिन गडकरी साहब के बेटे एथेनॉल बनाने की कंपनी चलाते हैं। अब सुनिए, नितिन गडकरी साहब ने कहा था, जो कि हमारे इस समय सड़क मंत्री हैं,
समझ लीजिए क्या है, ये सड़क बनाते हैं भाई साहब कि इतनी अच्छी सड़क बना दूंगा कि पेट पे अगर एक गिलास पानी रख दो हिलेगा नहीं, और अगर आप पानी पी लो तो लोग कहते हैं ना कि इतनी अच्छी सड़क है पेट का पानी नहीं हिला। अब आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सोचिए एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास माधोपुर स्ट्रेच लगता है, वहां पे सड़क टूट गई। तो टूटने के बाद वहां पे भाई साहब क्या किया गया कि सड़क पे बकायदा बैंडेड लगा दिया गया। गाड़ियां जो जा रही हैं 120 130 की रफ्तार पे, चूंकि एक्सप्रेसवे है गाड़ी 50 60 पे तो चलेगी नहीं, वहां पे गाड़ी जाके उछल रही है, लोग अपनी जान गंवा सकते हैं, खतरा कितना बड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने सुध ना ली। मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमारे टैक्स के पैसों से जो सड़क बनाई जा रही है उस सड़क पे क्या हो रहा है। इसके अलावा एक और वीडियो निकल के सामने आई कि भैया देखने में ऐसा लगा कि ये तो चाइना वाइना की वीडियो है, मतलब इतना डेवलपमेंट, लेकिन आप पता नहीं क्यों हिंदी लोग बोल रहे हैं। इस सड़क का हाल देखिए और इसका वीडियो सुनिए आप। दिल्ली मुंबई हाईवे का हाल है, ये देखो, रोकना ये रोकना। अब इसमें कोई गाड़ी चढ़ जाए देखो ऐसा लग रहा है पम्मा ये पहाड़ है, ऐसे हाईवे पे हो रहे हैं गड्ढे, खतरनाक हो रहे हैं। उधर भी देखना कितना खतरनाक रोड हो रहा है ये दिल्ली मुंबई हाईवे। ये देखना आप इधर लो, और बाप रे ये रोकना दिल्ली मुंबई हाईवे के हाल है, ये देखो, रोकना ये रोकना। हाईवे का दिखा रहा हूँ मैं, ये कोटा से इधर के चल रहे हैं, ये रोड है, ये देखो। इसलिए क्या है, कोई एकदम हाई बहुत स्पीड पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये देखो आप, गड्ढे के गड्ढे हो रहे हैं, ये देखो आप, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ये गड्ढे देखो पानी भर रहा है इनमें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इस सड़क में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, वरना यह सड़क ऐसे ना टूटती। और इसके बावजूद भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। बीजेपी की राज में कोई घोटाला हुआ हो तो बताओ। वो बात अलग की है कि जिनके बारे में कहा जाता था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, उन्हीं के राम मंदिर में घोटाला हो गया। कितने 100 करोड़ का घोटाला हुआ है आपको खुद पता होगा, अगर आप डेली एक अखबार पढ़ते होंगे, और डेली में बता बता के थक चुका हूं तो कितना बताऊं। यह आलम है इस देश का। लेकिन अंधभक्तों के मुंह पे अभी भी शब्द नहीं आए। क्यों? मुसलमान देश पे कब्जा कर लेंगे, मुसलमान देश को लूट लेंगे, मुल्लों को भगाना है तो बीजेपी को लाना है। बीजेपी ने भी वो नब्ज पकड़ ली कि भाई साहब ये वाला गेम बढ़िया है, इसको खेलते रहो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।